नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 देखा था। पाठ क्रमांक 2 जो है उसका नाम है दादी माँ और इसके जो लेखक है उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह जी। बच्चों, पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि लेखक अचानक स्तब्ध हो जाते हैं और उनके स्तब्ध होने का कारण यह होता है कि उनकी जो दादी माँ है उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु का जो पत्र था वह पत्र उनके हाथों में आया था। उस पत्र को पढ़कर वह एकदम हैरान से हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात दादी माँ के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं वह चलचित्र के भांति उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। बच्चों, पिछली तासिका में हमने यह भी देखा था कि यह जो सारी घटनाएं उनकी आंखों में चलचित्र के सामने आती है तो सबसे पहले इन घटनाक्रम में उनके गांव का जो दृश्य है वह दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है और वह इस प्रकार से था कि अश्विन के दिन और गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था। दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासों व नाना प्रकार की घासों के जो बीज होते हैं वह बीज बहकर वहां आते हैं। पानी की बदबू मारना, गांव के जलाशयों यानी कि सरोवरों में लड़कों का धमाके के साथ कूदना, यह सारी बातें लेखक को क्या होने लगती है, याद आने लगती है। आगे हमने यह देखा था कि गांव में इस गंध भरे जलाशयों में नहाने का जो मुख्य चाह होती है हर एक के मन में, वह चाह सबके मन में विद्यमान होती है। आगे हमने यह देखा कि लेखक जो है वह बचपन की यह जो सारी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को भूल नहीं पाए थे और इन घटनाओं में से उन्होंने एक घटना यह बताई थी कि उन्हें काफी ज्वर था यानी कि काफी बुखार था और इस बुखार के कारण वह जलाशय में नहाने का आनंद नहीं उठा पाए थे और इस कारण वह क्या थे, अत्यंत दुखी हुए थे। बच्चों, पिछली तासिका में हमने यहाँ तक देखा था। आज हम आगे पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठे होंगे। जी हाँ, तो दादी माँ पाठ क्रमांक 2 पन्ना क्रमांक 5 खोलिए। उसमें से दूसरा परिच्छेद देखिए बच्चों। हमने यहां देखा कि जो लेखक है वह काफी बीमार थे। उनका जो ज्वर है यानी कि उनको आया हुआ जो बुखार है वह उतरने का नाम नहीं ले रहा था और इस कारणवश उनके मन में जो इच्छा थी वह इच्छा कि वह जो जलाशय है उस जलाशय में कूदने की जो इच्छा थी वह इच्छा उनके मन में ही रह गए और इसी कारण जो लेखक है वह काफी नाराज थे। आगे चलकर पाठ में यह बताया गया है कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब देखिए, लेखक यह बताते हैं कि दिन में वह क्या कर रहे थे, चादर लपेटे सोए थे और उसी वक्त क्या हो जाता है, दादी माँ आ जाती है। जब दादी माँ आ जाती है तो लेखक को यह प्रतीत होता है या लेखक यह बताते हैं कि शायद यह जो दादी माँ आई थी उस समय तो वह नहा धोकर आई थी उसी झाग वाले जल में। अब देखिए, लेखक का अनुमान कितना ये है कि वह बताते हैं कि उस समय लेखिका नहा धोकर आई थी, परंतु वह कहाँ से नहा धोकर आई थी कि वह जो झाग वाला जल है उस जल में से ही दादी माँ यह क्या करके आई थी, नहा धोकर आई थी। लेखक आगे चलकर हमें यह बताते हैं कि यह जो दादी माँ है उनका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का वर्णन लेखक यहाँ कर रहे हैं और वह बताते हैं कि दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर। अब देखिए, दादी माँ जो है उनका शरीर किस प्रकार से है, पतला है, दुबला है और वह स्नेह सने शरीर पर। अब स्नेह सने अर्थात क्या बच्चों, स्नेह सने अर्थात प्रेम से परिपूर्ण। स्नेह सने अर्थात प्रेम से परिपूर्ण। यह जो स्नेह से परिपूर्ण उनका जो शरीर है उस शरीर पर सफेद किनारहीन धोती यानी कि साड़ी जो होती है वह, और
किनारहीन यानी कि जिससे कोई किनार नहीं है। अगर आमतौर पर हम साड़ियाँ देखते हैं तो वह रंगीन होती है, उसकी किनारे होती है, बीच में डिज़ाइन वगैरह होती है, चित्र बनाए गए जाते हैं कुछ अलग अलग प्रकार से, ऐसी साड़ियाँ होती है। परंतु यह जो दादी माँ है, उन्होंने जो साड़ी पहनी है वह साड़ी कैसी है? किनारहीन साड़ी उन्होंने पहनी है। सन से सफेद बालों के सिरे पर, अब देखिए सन यानी कि क्या? जूट जो होता है, उस जूट जैसे जो उनके सफेद बाल थे, उन बालों के सिरों पर सद्द टपकते हुए, सद्द यानी कि ताजा, सद्द यानी कि बच्चों ताजा, टपकते हुए जल की शीतलता। अब देखिए उनके जो सन से सफेद बाल हैं उनके सिर पर, उससे क्या हो रहा है? जो ताजे जल की बूंदे हैं वह क्या हो रही है? ठंडी ताजे जल की बूंदे टपक रही हैं। ऐसा लेखक ने उनका वर्णन यहाँ पर किया है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। अब देखिए जब दादी माँ बाहर से आती हैं और उन्हें यह पता चलता है कि लेखक बीमार है, तो जब वह नहा धोकर बाहर से आती है तो वह तुरंत क्या करती है? लेखक का जो सिर है, वह सिर और उनका जो पेट है उसे छूकर देखती है। बच्चों उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, बता सकते हैं आप? जी हाँ, क्योंकि लेखक को बुखार था और वह बुखार कितनी मात्रा में उतर गया है या वह कितनी मात्रा में चढ़ गया है, इसका अनुमान लगाने के लिए यह जो दादी माँ है वह क्या करती है? उनका सिर और उनका पेट जो है वह छूकर देखती है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अब देखिए दादी माँ जो है वह क्या करती है? अभी बच्चों अदृश्य यानी कि क्या? अदृश्य यानी कि जो दिखाई नहीं देता है ऐसा। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि दादी माँ क्या करती है? अपनी आंचल की जो गांठ है वह अपनी आंचल की गांठ खोलती है और उस आंचल की खोली हुई जो गांठ है उस गांठ से वह क्या करते हैं कि किसी अदृश्य यानी कि जो दिखाई नहीं देती है ऐसी जो शक्ति धारा होती है, उसके जो चबूतरा होता है उसकी मिट्टी वह क्या करती है? लेखक के मुंह में डाल देती है तथा उसके माथे पर लगा देती है। बच्चों देखिए, अगर आप काफी बीमार हो, आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है या आपकी जो माँ है वह भी क्या करती है? किसी मंदिर में जाती है, वहाँ की विभूति लाती है या अंगारा लाती है और प्रसाद के तौर पर वह क्या करती है? आपके माथे पर उसका टिका लगाती है या आपके मुंह में वह डाल देती है, क्योंकि वह एक श्रद्धा होती है कि अगर ईश्वर के यहाँ से हम वह विभूति लाते हैं या वह अंगारा लाते हैं और वह आपको लगा देंगे तो वह आपकी जो बीमारी है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। यह एक विश्वास होता है। ईश्वर को कभी हमने देखा नहीं है, ईश्वर अदृश्य है, लेकिन हम लोगों का मानना होता है कि ईश्वर सर्वत्र मौजूद है। और यही जो भक्ति है, यह भक्ति दादी माँ के मन में भी थी और इसी कारणवश दादी माँ ने क्या किया? जो अदृश्य शक्ति धारा है, वहाँ के जो चबूतरे हैं, वहाँ की मिट्टी जो होती है वह क्या करती है? लेकर आती है और लेखक के मुंह में थोड़ी सी डाल देती है और उनके माथे पर उसका टिका लगवा देती है। यह दादी माँ का विश्वास होगा या उनकी भक्ति होगी। आगे चलकर यह बताया है कि दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। चारपाई यानी कि उनका जो पलंग होता है जिस पर आप लेटते हो वह चारपाई। तो लेखक चारपाई पर लेटे थे तो दादी माँ यह क्या करती थी? दिन रात उस चारपाई के पास बैठी रहती थी। क्यों बैठी रहती थी बच्चों? दादी माँ को कोई काम नहीं था? नहीं, दादी माँ दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी क्योंकि उन्हें चिंता होती थी। किस बात की चिंता होती थी? कि लेखक का बुखार नहीं उतर रहा है, उनकी तबीयत कब ठीक हो जाएगी। इस चिंतावश, इस कारणवश दादी माँ क्या करती थी? दिन रात उस चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा जलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। देखिए, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। यह जो लेखिका है वह क्या करती थी? बार बार लेखक की उन्हें काफ़ी चिंता होती थी और काफ़ी चिंता होने के कारण वह क्या करती थी? हमेशा उनके चारपाई के पास बैठी रहती थी। सिर्फ बैठी नहीं रहती थी, वह क्या करती थी? कभी कभी पंखा जो है वह पंखा झलाती थी। झलाना यानी कि हिलाना। पहले तो हम आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो दीवारों पर ऊपर हमारे पंखे लटके हुए होते हैं
उस जमाने में ऐसे नहीं था। पंखा यानी कि एक पुट्ठा जैसा होता है, उसे हाथ में लेकर उसे हिलाना पड़ता था उस पंखे को, तभी हवा आती थी। तो दादी माँ क्या करती थी, वह जो पंखा होता था उनके हाथ में पकड़कर वह उसे जलाती थी। कभी कभी वह क्या करती थी, लेखक के जो जलते हाथ पैर थे, यानी कि सच में उनके हाथ पैर जल रहे थे क्या, नहीं, तेज बुखार के कारण उनके हाथ और पैर काफी गर्म हो चुके थे, जल रहे थे, तप रहे थे। वह दादी माँ क्या करती थी, उसे बार बार कपड़े से सहलाती थी। सर पर वह कभी कभी क्या करती थी, दालचीनी का जो लेप है वह लेप लगाया करती थी, और 20 बार यानी कि कई बार 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 वह क्या करती थी, उन्हें छूकर उनके ज्वर का अनुमान लगाती थी यानी कि अंदाजा लगाती थी कि उनका बुखार उतर गया है या नहीं। हांडी में पानी आया कि नहीं। अब देखिए, हांडी यानी कि एक प्रकार का बर्तन होता है, हांडी यानी कि एक प्रकार का बर्तन। तो यह जो हांडी है यानी कि एक प्रकार का जो बर्तन है, उसमें पानी आया है कि नहीं आया है, उसे पीपल की छाक से छोंकी नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वह दादी माँ क्या करती थी, ढूंढती रहती थी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न जो है वह पूछ कर घर वालों को दादी माँ क्या करती थी, परेशान करती थी। दादी माँ यह सोचती थी कि कोई बीमार है और उसके बीमार होने वाले व्यक्ति के घर से कोई व्यक्ति जाकर हमारे घर में आया है क्या, उसके वजह से लेखक बीमार हुआ है, या उसके वजह से लेखक को बुखार आया है क्या। ऐसे अनेक जो प्रश्न हैं, ऐसे अनेक जो सवाल है, वह सवाल घर वालों को दादी माँ बार बार पूछती थी और उन्हें परेशान कर देती थी। देखिए, यह सवाल बार बार पूछने के पीछे दादी माँ घर वालों को परेशान नहीं करती थी, उसके लेखक के प्रति होने वाली जो चिंता है वह चिंता यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है या मालूम हो रही है। अब देखिए, आगे चलकर यह बताया गया है कि दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। आज के दौर पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो घर में दादी होती है या नानी होती है, अगर हमारा पेट दर्द भी करता है तो घरगुती जो दवाइयाँ होती हैं, जो वैद्य हमें देते हैं, वह घर के जो नुस्खे होते हैं वह नुस्खे वह क्या करती है, हमें बताती हैं। जैसे कि अजवाइन ले लो, सोडा पी लो तो पेट दर्द कम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो दादी माँ जो है वह क्या करती थी, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की जो दवाइयाँ होती है, यानी कि हर गांव में जो 50 किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, वह सारी दवाइयाँ जो है उनके नाम जो है वह दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। अब देखिए, दादी माँ सिर्फ अपने घर वालों की ही चिंता करती थी, ऐसा नहीं है। अगर गांव में भी कोई व्यक्ति बीमार रहता था, कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार रहता था, कोई बच्चा बीमार रहता था, तो दादी माँ तुरंत वहां चली जाती थी और उसको दवाई देने का काम करती थी। देखिए, दादी माँ को यह बताना नहीं पड़ता था कि उसे क्या करना है, कि जाना है या उन्हें देखना है या उनको दवाइयाँ देनी है। यह उनके मन का जो स्नेहसिक्त भाव है, कि दूसरों के प्रति भी उनके मन में जो स्नेहता है, दया है या प्रेम भावना है, यह दिखाई देती है। कि जितनी चिंता दादी माँ घर वालों की करती है, उतनी ही चिंता वह अपने पड़ोसियों की, अपने गांव वालों की भी करती है। अब देखिए, आगे चलकर गांव में कोई बीमार होता तो भी दादी माँ क्या करती थी, उनके पास पहुंचती थी और वहां भी वह क्या करती थी, वही कार्य करती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। देखिए, जिस प्रकार लेखक का बुखार उतर गया है या नहीं, यह जानने के लिए दादी माँ क्या कर रही है, बार बार उनका सिर पेट छूकर देख रही है। ठीक उसी प्रकार दादी माँ कोई बीमार होता है तो उसका भी वह क्या करती है, हाथ छूकर देखती है, माथा छूती है, पेट छूती है, और की जो बुखार है या उसकी जो बीमारी है उसका अनुमान लगाने का प्रयास यहाँ दादी माँ करती थी। आगे चलकर दादी माँ जो है वह क्या करती थी, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सरसाम यह शब्द आया है। सरसाम अर्थात आपको पता है सरसाम का अर्थ क्या है?
ये देखिए, सरसाम जो होता है, सरसाम अर्थात सिर पर चढ़ने वाला बुखार, सरसाम अर्थात सिर पर चढ़ने वाला जो बुखार होता है उसे सरसाम कहा जाता है। तो लेखक जो है, उनकी जो दादी माँ है वह क्या करती थी, फिर भूत यानी कि जो बाहर से बाधा होती है वहां से लेकर जो मलेरिया है, सरसाम है यानी कि जो सिर में चढ़ने वाला जो बुखार है तथा निमोनिया है, इन सारे यह जो सारी बीमारियां हैं, इन सारी बीमारियों का अनुमान यानी कि अंदाजा वह क्या करती थी, विश्वास के साथ बताती थी कि उसे कौन सी बीमारी हुई है। आगे यह बताया है कि महामारी और विषुचिका, अब देखिए विषुचिका अर्थात बच्चों छूत की जो बीमारी होती है या संक्रमण के द्वारा जो बीमारी होती है उसे हिंदी में विषुचिका कहा जाता है। बच्चों पुनः ध्यान से सुनिए, विषुचिका अर्थात छूत की बीमारी यानी कि संक्रमण के द्वारा जो बीमारी होती है उसे विषुचिका कहा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि महामारी और जो विषुचिका है, इन दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद, अब देखिए इन दिनों में भी दादी माँ क्या करती थी, रोज सवेरे उठती थी और सवेरे उठने के बाद वह क्या करती थी, स्नान करती थी। स्नान करने के बाद वह लवंग यानी कि लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप, यह सारा वह क्या करती थी, घर में करती थी। यानी कि देखिए लौंग और गुड़ मिश्रित जो जलधारा होती है वह सब लोगों को पीने के लिए देती थी, और जो गुग्गल होता है और जो धूप होता है वह सारे घर में वह फैलाती थी ताकि जो भी जंतु है वह जंतु नष्ट हो जाए। देखिए दादी माँ अपने घर वालों का कितना ख्याल रखती थी, उनकी कितनी चिंता करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। देखिए दादी माँ सफाई के मामले में भी काफी सख्त थी, और लेखक हमें यह बताता है कि सफाई अगर हमें देखनी है या सफाई करना सीखना है तो हमें किसका आदर्श हमारे सामने रखना चाहिए, दादी माँ का आदर्श हमारे सामने रखना चाहिए, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। आगे चलकर यह बताया गया है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी कि लेखक ने यहाँ पर बताया है कि अगर हर काम समय पे नहीं हो जाता है तो दादी माँ जो है वह बौखला जाती, वह चिढ़ जाती। जिस प्रकार वह सफाई के मामले में काफी सख्ती, उसी प्रकार वह हर काम हर समय पे उसी नियोजित समय पे होना चाहिए, इस मामले में भी वह सख्त थी। अगर वह वैसा नहीं होता था, हर काम हर समय पर नियोजित समय पर नहीं होता तो वह चिढ़ जाती थी। तो लेखक यहाँ पर हमें यही बताते हैं कि अगर दवा में कभी देरी हो जाती है या मिश्री या शहद खत्म हो जाता है और वह समय पर लाया नहीं जाता है, या चादर या गिलाफे जो है वह घर में बदले नहीं जाते, तो इन सारी चीजों से वह क्या हो जाती थी, पागल हो जाती थी। यानी कि चिढ़ जाती थी कि हर चीज या हर कार्य जो है वह समय पर क्यों नहीं किया जाता है। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब देखिए लेखक बताते हैं कि बुखार जो है वह अभी भी उनको आता है। ऐसा नहीं होता है कि बचपन में आपको बुखार आया और आपको कभी बुखार ही नहीं आया। अगर हमारे शरीर के अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, या कभी हम ठंडे पानी में ज़्यादा देर रह जाते हैं, या ठंडी चीज़ें हमारी खाने में ज़्यादा आ जाती हैं, या कुछ अलग अलग कारणों के वजह से भी हमें क्या हो जाता है, बुखार आ सकता है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बुखार तो अभी भी उनको आता था या आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेंस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू लाकर देते थे। अब देखिए लेखक को बुखार जब आता है तब उनकी कितनी खिदमत होती है, कितनी सेवा होती है। जो नौकर लोग होते हैं घर में कार्य करने वाले, वह उन्हें जब चाहिए तब उन्हें पानी देकर जाते हैं। जो मेस महाराज है यानी कि जो खाना पकाने वाला व्यक्ति है उनके घर में, वह क्या करता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती है कि अभी इन्हें खिचड़ी या साबू ला कर देना है। वह अपने मन से ही पकाकर खिचड़ी और साबू क्या करते हैं, लेखक को ला कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह बीमार है, उन्हें बुखार आया है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। अब देखिए नाड़ी यानी कि क्या, पता है आपको नाड़ी यानी कि क्या? जी हाँ,
नाड़ी यानी कि नब्ज, हमारी यह जो नब्ज होती है, इस नब्ज को देखकर डॉक्टर साहब भी क्या करते थे, जाते थे, जिसे बुखार का अंदाजा या अनुमान लगाया जाता था। आगे चलकर यह बताया है कि डॉक्टर साहब आकर भी नाड़ी देखकर जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की, अब देखिए कुनैन मिक्सचर यानी कि क्या बच्चों, आपको पता है कुनैन मिक्सचर यानी कि क्या? नहीं, कुनैन मिक्सचर अर्थात एक प्रकार की दवाई है, एक प्रकार की दवाई का नाम है। जैसे कि हम डिस्प्रिन की गोली देखते हैं, क्रोसिन की गोली देखते हैं, क्रोसिन, डिस्प्रिन, यह दवाइयों के नाम है। ठीक उसी प्रकार कुनैन मिक्सचर यह एक दवाई का नाम है। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। अब देखिए यह जो दवाई है वह दवाई डॉक्टर साहब देते थे, और उस दवाई की शीशी को देखकर यानी कि दवाई की जो बॉटल है उसे देखकर ही तिताई के डर से, यानी कि तिताई यानी कि बच्चों तीखापन, तिताई अर्थात तीखापन, यह जो उसका तीखापन है उसके डर से ही क्या हो जाता था, बुखार भाग भी जाता था। देखिए डॉक्टर का नाम लेते ही और दवाई का नाम लेते ही यह जो लेखक है उनका बुखार जो है वह क्या हो जाता था, भाग जाता था। पर अब जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी होता है। अब देखिए डॉक्टर का नाम सुनते, दवाई का नाम सुनते या उस दवाई की शीशी के तीखेपन को देखकर लेखक का बुखार भाग जाता था। परंतु आज या इस समय में लेखक को ऐसा लगता है कि उनका मन कर रहा है कि न जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह जो बुखार है, यह जो ज्वर है, यह जो ताप है वह आना चाहिए, ऐसा लेखक को लग रहा था। आगे देखिए बच्चों, आगे यह बताया गया है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया जो थे उनकी जो शादी है, उनकी शादी का माहौल था और उनकी जो शादी है वह काफ़ी धूमधाम से हुई, वह बहुत ठीक तरीके से हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। उत्साह यानी कि बच्चों जोश, उत्साह अर्थात जोश। तो यहाँ पर बताया है कि यह जो किशन भैया की शादी है वह बड़े धूमधाम से हुई, और इस शादी में जो दादी माँ है उनका जो उत्साह है, वह उत्साह, उनका जो जोश है, वह जोश और उनका जो आनंद है, इसका क्या कहना, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। लेखक बताते हैं कि दिन भर दादी माँ गायब रहती थी, पता नहीं वह कहाँ जाती थी। लेखक ने आगे बताया है, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, सारा घर जैसे कि उन्होंने क्या किया हो, सिर पे उठा लिया हो। पड़ोसिन आते, अब देखिए उनके आस पड़ोस में जो भी औरतें थी, वह शादी का घर है, शादी का माहौल है, तो वह बार बार क्या करती, घर पर आती रहती थी। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बार दादी माँ को न्योता देना पड़ता था, बहुत बार उन्हें बुलाना पड़ता था, तब दादी माँ क्या करती थी, आ जाती थी। बहन बुरा न मानना, काम परोजन का घर ठहरा। बच्चों काम परोजन यानी कि क्या पता है आपको? कार परोजन, कार परोजन अर्थात काम का उद्देश्य, कार परोजन अर्थात काम का उद्देश्य। अब देखिए शादी का घर है तो ढेरों सारे काम होते हैं, तो दादी माँ कहती है कि बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी कि काम के उद्देश्य से सभी लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ता है, शादी का माहौल है तो सबको काम करना पड़ता है, तो एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पर दादी माँ जो है वह कहती है कि अगर एक हाथ मेरे हाथ से मैं एक काम ना करूं तो वह काम पूरा नहीं होने वाला है, सारे काम वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाएंगे। जानने को यह सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अब देखिए सबको यह बात पता थी कि दादी माँ खुद से होकर घर में कुछ काम नहीं करती है, परंतु हर कोई कार्य जो किया जाता है वह कार्य दादी माँ के बिना अधूरा है, उनके बिना पूरा नहीं हो पाता है, ऐसा लेखक यहाँ पर बताते हैं। लेखक यह बताते हैं कि कोई भी कार्य हो
कोई भी काम हो, उस काम में दादी माँ अगर अनुपस्थित है। अब बच्चों अनुपस्थिति अर्थात आपको पता है अनुपस्थिति अर्थात क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही, अनुपस्थित अर्थात उपस्थित न होना। जैसे कि आप कक्षा में एक दिन नहीं आते हो, स्कूल में, पाठशाला में, तो उस वक्त आपकी अनुपस्थिति लग जाती है, यानी कि आपकी उपस्थिति नहीं होती है। अगर आप अब्सेंट होते हो तो उसे आपकी अनुपस्थिति कहा जाता है। तो लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि कोई भी कार्य हो, उस कार्य में उनकी जो अनुपस्थिति है, यानी कि जब वह नहीं होती है तो वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। अगर देखा जाए तो विलंब अर्थात देर। अगर दादी माँ वहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति हमें दिखाई देती है, तो उनके न होने की वजह से वह जो कार्य है उसमें क्या हो जाती है? देरी हो जाती है, या वह देरी का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ दादी माँ नहीं है। यानी कि लेखक के कहने का अर्थ यह है कि दादी माँ की उपस्थिति में घर का हर कोई कार्य संपन्न होता है। अगर वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति जो है उस कार्य के देर का कारण बन जाती है या विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। अब देखिए, यह जो शादी का माहौल है उन दिनों की ही बात है। लेखक कहते हैं कि एक दिन वह क्या हो चुके हैं? देर से घर वापस लौटे हैं। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बच्चों, निकसार यानी कि क्या पता है आपको? निकसार अर्थात निकास स्थान। निकसार अर्थात निकास स्थान। तो यह जो बाहरी निकसार है, यानी कि जो बाहर का जो निकास स्थान है, उसमें दादी माँ क्या कर रही थी? किसी पर बिगड़ रही थी। और जब देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी थी। वह किस पर बिगड़ रही थी? जो रामी चाची है, उस रामी चाची पर यह दादी माँ बिगड़ रही थी। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। अब दादी माँ किस बात से चिढ़ रही थी? रामी चाची पर, कि उन्होंने उनसे कुछ रुपए लिए थे उधार और वह उन्होंने चुकाए नहीं थे या वापस नहीं दिए थे। तो वह उन्हें कह रही थी कि अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे जो रुपए हैं वह सारे रुपए सूद के साथ आज ही वापस लौटाने होंगे। बच्चों, सूद अर्थात ब्याज, सूद अर्थात ब्याज। तो दादी माँ इस बात को लेकर बिगड़ रही थी कि उन्होंने जो रुपए लिए हैं वह आज के आज ही उन्हें क्या करने हैं? ब्याज के सहित वापस पुनः लौटाने हैं। तेरी आंख में मैं शर्म है नहीं? दादी माँ कहती है कि तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मांगने के समय कैसे आई थी? पैर पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करनी फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी? अब देखिए, दादी माँ जो है वह चिढ़ रही है। चिढ़कर वहाँ उन्हें कह रही है कि मेरे जो पैसे लिए हैं वो तुम्हें क्या करने हैं? ब्याज के सहित, यानी कि सूद के सहित वापस लौटाने हैं। और दादी माँ आगे चलकर उसे यह भी कहती है कि जब तुम पैसे मांगने आई थी तब तुम क्या कर रही थी? बहुत विनती कर रही थी, नाक रगड़ रगड़ कर, यानी कि बिन्नतें कर कर तुमने मुझसे पैसे लिए थे। और अब जब पैसे वापस लौटाने का समय आया है तो अब तुम क्या कर रही हो? मुझे मेरे पैसे वापस समय पर नहीं लौटा रही हो। तुमने मुझे बार बार यह कहा है कि तुम क्या करोगी? फसल काटने के बाद तुम मेरे पैसे मुझे लौटा दोगी, परंतु आज तक तुम्हारी 2 बार फसल या तुम्हारी फसल काटकर भी हो चुकी, लेकिन तुमने वापस मुझे मेरे पैसे पुनः वापस नहीं लौटाए हैं। तो देखिए, दादी माँ जो है वह, उनका जो स्वभाव है वह सख्त स्वभाव भी था। उनके वाणी में शासन की कठोरता जो थी वह कठोरता इस प्रसंग के द्वारा हमें दिखाई देती है। आगे यह बताया गया है कि दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो कौन? उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? बच्चों देखिए, रामी चाची जो है वह रो रही है क्योंकि दादी माँ उन्हें क्या कर रही है? 500 को लेकर डांट रही है या उन पर चिल्ला रही है। तो उसी वक्त वह दादी माँ से कहती है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी मालकिन, परंतु आगे चलकर वह अपने हाथों से अपना आंचल पकड़ती है और दादी माँ जो है उनके पैरों पे झुक जाती है और उन्हें कहती है कि उनकी जो बेटी है उस बेटी की शादी है
और शादी के कारणवश उन्हें पैसों की जरूरत है, तो वह दादी माँ के पैसे लौटा नहीं पा रही है। वह कहती है कि दादी माँ को कि आपको ही क्या करनी पड़ेगी, दया करनी पड़ेगी। अगर आप दया नहीं करेगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा, निस्तार यानी कि उद्धार कैसे होगा। दादी माँ यह बताती है कि दादी माँ को रामी चाची बताती है कि अगर वह दया नहीं करेंगी, कृपा नहीं करेंगी, तो उनकी बेटी की शादी कैसे होगी और उसका जो निस्तार है यानी कि उनका उद्धार जो है वह किस प्रकार से होगा। बच्चों, आज के पाठ में हम यहीं पे रुकते हैं। आशा करती हूँ आज का पाठ समझ में आया होगा। पाठ का अगला हिस्सा अगली तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।